हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर 10 विच इज स्ट्रेट लाइंस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 11th के पर्पज से भी और 12th के पर्पज से भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की होती क्या है। तो दिस इज लाइन इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स along a straight path। एक स्ट्रेट पाथ के along जितने भी पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनका कलेक्शन ले लेते हैं तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। मूविंग एंडलेसली, मूविंग endlessly in both directions। ओके, जो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एंडलेसली मूव कर सकते हैं, मतलब एंडलेसली आगे की तरफ और पीछे की तरफ सारे पॉइंट्स हमें लेने हैं इन्फिनिटी तक। ओके, तो ऐसे सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइंस, लाइन रे, हमने सारी इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। स्ट्रेट लाइंस के बारे में हम काफी कुछ ऑलरेडी जानते हैं, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारे 10th के टॉपिक हैं। सेक्शन फॉर्मूला से ही हमने एक और बनाया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये सारे हमारे कंटिन्यू रहेंगे, ये हमें पता होने चाहिए। और एक और पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो इनके फॉर्मूले वगैरह हमें पहले से पता होने चाहिए। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स की फॉर्मूला वगैरह क्या होते हैं इनके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है टू डायमेंशनल में। ओके, हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, लेकिन वो आगे आएगी 12th चैप्टर में। ठीक है, तो अभी हम टू डायमेंशनल में ही देखेंगे जो कि हमने एग्जैक्टली पढ़ा था। सपोज अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 कॉमा y1, एंड क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 कॉमा y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला हो जाता है d इक्वल अंडर रूट, ये d की जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ओके, मतलब हमने p और q के बीच का डिस्टेंस d ले लिया है तो उसको हम d लिख सकते हैं। तो d लिखो चाहे पी क्यू लिखो, वो हो जाता है दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम लेते हैं और उसकी हम रूट लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी दो पॉइंट्स हो, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं तो उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला इसमें होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, हम यही पॉइंट्स लेते हैं, सपोज x1 y1, p के कोऑर्डिनेट्स, और q के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 y2। अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। मान लो दिस इज पॉइंट p एंड दिस इज q। इनको अगर कोई तीसरा पॉइंट है r जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, रेशियो हम ले लेते हैं m:n। ओके, r डिवाइड्स pq
इन ए रेशियो m:n। तो r के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x, y ले लें, r के कोऑर्डिनेट्स अगर हम x, y ले लेते हैं, तो r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है mx2 प्लस mx1 अपॉन m+n। इससे हमें r का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। इससे हमें r का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, तो वैसे जो सेक्शन फॉर्मूला होता है अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे। जो पॉइंट होता है वो लाइन को दो तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ये जो आर पॉइंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनली और एक्सटर्नली पॉइंट डिवाइड कैसे करता है। तो ये जो आर पॉइंट है ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब यही आर पॉइंट अगर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उसके लिए ऐसा फिगर बनेगा। जैसे ये एक लाइन है, ये पॉइंट क्यू, दिस इज लेट्स से पॉइंट पी, और ये है पॉइंट आर। तो अभी भी पॉइंट आर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब जो पॉइंट आर है वो पी और क्यू के बीच में नहीं है, बल्कि बाहर है। या तो पी के साइड में होगा या क्यू के साइड में होगा, लेकिन पी और क्यू के बाहर होगा, उसी लाइन के ऊपर, लेकिन इनके बीच में नहीं हो सकता, साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट आर है वो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। रेशियो m:n ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब वही है कि पी आर का रेशियो हमें लेना है क्यू आर के साथ। तो पी आर का रेशियो ये यहाँ से यहाँ तक, और क्यू आर का रेशियो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आर डिवाइड करेगा तो दोनों डिस्टेंसेस आर से ही लिए जाएंगे। यहाँ पे भी इंटरनली भी वही हो रहा है। अगर आर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमें, पी आर का रेशियो मिल रहा है क्यू आर के साथ। और वो कितना लिया है हमने, m:n। ठीक है, तो इंटरनली का जो एक्सटर्नली का जो डेरिवेशन है वो आगे आएगा, तो हम वहीं पढ़ेंगे। 10th में हमने पढ़ा होता है इंटरनली, कि कोई पॉइंट पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो वो ये होता है। ठीक है ना। अब इसी सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है मिड पॉइंट। तो आर पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरनली में आर पॉइंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। ओके, तो आर पॉइंट कहाँ कहीं भी हो सकता है, पी के कितने भी क्लोज हो सकता है या क्यू के कितने भी क्लोज हो सकता है, लेकिन ये आर पॉइंट बीच में भी हो सकता है। तो अगर आर पॉइंट पी के एग्जैक्टली बीच में होता है तो वो उसका मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और फिर उसका रेशियो हो जाता है 1:1 का। ओके, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आर पॉइंट पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ना मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मिड पॉइंट। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। उस केस में जो आर है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ना यहाँ पे आर एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो अगर आर मिड पॉइंट है दैट मीन्स पी आर इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। तो इसका मतलब पी आर अपॉन क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1:1। ठीक है, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब है पी आर इज टू क्यू आर हो गया 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो m:n था उसमें m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, तो जो सेक्शन फॉर्मूला है इसी में हम m और n की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे और उससे हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे हमें x, y मिलेंगे। x, y मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। ओके, q के कोऑर्डिनेट्स वही x2 y2, एंड p के कोऑर्डिनेट्स
x1 y1, तो ये हमें मिल जाएंगे। हमें पुट करते हैं 1 × x2 प्लस 1 × x1, m और n दोनों की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 + 1, एंड 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है x2 + x1, तो उसको हम नॉर्मली लिखेंगे x1 + x2 अपॉन 2, कॉमा y1 + y2 अपॉन 2। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r। अगर r मिड पॉइंट दिया गया है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम मान लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल है, उसके हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है। ओके, लेट्स से दिस इज ए ट्राइंगल ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b with coordinates x2 y2, and c with coordinates x3 y3। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें किसी भी बेस और हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं, हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, अंदर चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए कोऑर्डिनेट्स को जो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एरिया सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम मॉडुलस लगाते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सिंबल भी यूज करते हैं, वर्टिकल बार्स बोलते हैं इनको। तो फॉर्मूला बनता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, तो जैसा कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो मॉडुलस हमने यूज किया है, ये जो वर्टिकल बार्स हमने यूज किए हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, उसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे भी आ सकती है, लेकिन बाहर जब वैल्यू आएगी, इन वर्टिकल बार्स के बाहर जब वैल्यू आएगी, तो वो सिर्फ पॉजिटिव आ सकती है। ओके, दिस इज मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़े होंगे चैप्टर 2 में। एरिया सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारा कंटेंट जो है हम ऑलरेडी क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए कि हम इसका यूज करेंगे आगे। ओके, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि नया हमें क्या पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप। ओके, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप से पहले हम एक चीज और देखेंगे, जो कि इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हम पहले देखेंगे, फिर हम स्लोप देखेंगे ना। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी प्लेस हॉरिजॉन्टल, जैसे हम सरफेस की अगर हम बात करें, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर कोई सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ होता है या थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ओके, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक एंगल को जिससे कोई सरफेस उठा हुआ होता है। एंगल को हम नॉर्मली थीटा लेते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रेट लाइंस के केस में भी हो जाता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी उठी हुई चल रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब हम मेजर करते हैं, तो जो एंगल मिलता है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है उस लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस।
कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो लाइन कितने डिग्री उठ के चल रही है। ठीक है, तो ये हो जाता है इंक्लिनेशन। और किसी भी इंक्लिनेशन का मतलब जो एंगल है उसका जो tan होता है, मतलब tan थीटा, ओके, ये हो जाता है स्लोप। इसको हम स्लोप बोलते हैं। बेसिकली स्लोप भी इंक्लिनेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि थीटा हमें डिग्री वैल्यू देता है, एंगल बताता है। स्लोप हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, नंबर में बताता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो नंबर्स की हेल्प से, नंबर्स के रिस्पेक्ट में हम ये पता लगा लेते हैं, एक आइडिया लगा लेते हैं कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितनी ज्यादा इंक्लाइन है। ओके, तो इसके बाद हम स्लोप की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द टेंजेंट of the angle made by any line with x-axis measured एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमें जो एंगल मेजर करना है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है, इधर से इधर की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, इसलिए। ओके, तो मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो वो स्लोप हो जाता है। तो इसका हम एक फिगर देख लेते हैं नॉर्मल, अच्छा सा। So let's say this is our Cartesian plane x, y। तो अगर कोई लाइन है जो इस तरीके से इंक्लिनेशन बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो थीटा को हम बोलेंगे यहाँ पे इंक्लिनेशन, और इसका जो tan आएगा, दैट मीन्स tan थीटा, उसको हम बोलेंगे स्लोप। ओके, तो हम देखेंगे स्लोप हम निकाल कह सकते हैं, स्लोप हमें कैसे मिल सकता है। तो स्लोप निकालने के दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक तो जब हमें थीटा दिया गया हो, इफ थीटा इज गिवन, तो अगर थीटा दिया गया है तो tan थीटा सीधा सीधा स्लोप हो जाएगा। ओके, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, स्मॉल m से। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल tan थीटा, वेयर m इज द स्लोप। ओके, तो ये तो नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे फिगर है तो ये थीटा बन रहा है, तो हम थीटा पे tan की वैल्यू निकाल लेंगे, वो स्लोप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी भी लाइन के ऊपर, अगर हमें दो पॉइंट दिए जाते हैं इस तरीके से, ओके, और इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे उसका हम पूरा डेरिवेशन देखते हैं। जैसे कार्टेशियन प्लेन है और इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज लाइन एल, और इसके ऊपर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है क्यू। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। नाउ, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा x1। ऐसे ही अगर हम y पे ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा y1। Q से अगर हम ड्रॉ करते हैं, या फिर हम इनके पॉइंट्स हटा करके, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स हटा करके नेम ले ले रहे हैं,
जैसे ये ए पॉइंट है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x1 कॉमा 0। ऐसे ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 कॉमा 0। मतलब o से a तक का डिस्टेंस x1 है और o से b तक का डिस्टेंस x2 है। ऐसे y पे यहाँ पे c पे अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा y1, और q से परपेंडिकुलर आ रहा है एट पॉइंट d, तो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा y2। ना, अब ये जो लाइन सी पी है, मान लो इसको हम आगे एक्सटेंड करें तो ये इंटरसेक्ट करती है क्यू बी के साथ एट पॉइंट आर। ओके, नाउ लेट दिस लाइन एल, लेट लाइन एल मेक्स एंगल थीटा with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा। अभी थीटा हमने खुद माना, हमें दिया नहीं है, तो थीटा से हम स्लोप नहीं निकाल सकते। स्लोप हम इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये है कि एंगल जो ये है क्यू ओ बी या फिर पी ओ ए, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ बी ये है थीटा। और जो एंगल क्यू ओ बी है वही एंगल क्यू पी आर भी होगा। ओके, थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल क्यू पी आर दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा। नाउ जो ये लाइन सेगमेंट पी आर है इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो पी आर कितना हो जाएगा? पी आर का मतलब हो गया ओ बी में से अगर हम ओ ए को माइनस कर देते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, तो हमें पी आर मिल जाएगा ना। ओ बी कितना है, ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है, x2, और ओ से ए तक का डिस्टेंस है x1। तो पी आर कितना आ गया, x2 माइनस x1। ये जो डिस्टेंस है ये है x2 माइनस x1। नाउ क्यू आर, जो क्यू आर डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं ओ डी माइनस ओ सी से। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है ओ डी, इसमें से हम ओ सी को माइनस कर देंगे तो बीच वाला डिस्टेंस सी डी मिलेगा, और सी डी क्यू आर के इक्वल है। ओके, क्योंकि ये सारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सी आर डी क्यू के पैरेलल है क्योंकि दोनों सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, और ऐसे ही पी ए क्यू बी के पैरेलल है क्योंकि ये दोनों भी सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, तो जो ए बी डिस्टेंस है वो पी आर के इक्वल है, और जो सी डी डिस्टेंस है वो क्यू आर के इक्वल है। तो क्यू आर निकालने के लिए हम ओ डी में से ओ सी को माइनस कर देंगे, तो ओ डी है y2 और ओ सी है y1। ओके, ना अब ये जो ट्राइंगल है क्यू पी आर, इसमें हमें पी आर पता है, क्यू आर पता है, और थीटा हमने मान रखा है ना। टेन थीटा होता है स्लोप, और स्लोप ही हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल क्यू पी आर एम इक्वल टेन थीटा। ओके, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या है, क्यू आर, एंड बेस इज पी आर। ठीक है, तो m इक्वल, मतलब स्लोप इक्वल कितना आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, और पी आर की वैल्यू x2 माइनस x1 जो अभी हमने निकाली है। तो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये आ गई स्लोप की वैल्यू, और ये पूरी तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं उन्हीं के टर्म्स में है ना। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमें अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम आगे वाले को x1 y1 लें, पीछे वाले को x2 y2 लें। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, मतलब एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो ऊपर नीचे से अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन आकर कट जाएगा। y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 करेंगे तो भी वही आएगा जो y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1 से आएगा। ओके, तो दिस इज द स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए लाइन। ओके, नाउ हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो यहाँ हमें दो प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी, पैरेलल लाइंस का स्लोप और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप। कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। ना, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं जिनमें से एक लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, एल और एम मान लो अगर पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी तो दूसरी लाइन भी तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा ही एंगल बनाएगी ना, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो जो एंगल की वैल्यू है, या हम कह सकते हैं जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइंस का, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, तो इसलिए इनका जो स्लोप होगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंस पैरेलल लाइंस makes same angle theta with x axis। therefore अगर m m लाइन का स्लोप हम m1 ले लें, इसका स्लोप अगर हम m1 ले लेते हैं, और m l लाइन का स्लोप हम m2 ले लेते हैं, तो m1 के लिए क्या रहेगा, फॉर लाइन m, इसके लिए जो स्लोप की वैल्यू रहेगी दैट विल बी m1 इक्वल्स टू tan थीटा, एंड फॉर लाइन l इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, मान लो इसको हम m2 ले लेते हैं, तो वो भी tan थीटा रहेगा, है ना। तो पैरेलल लाइंस के केस में जो स्लोप होता है वो लाइंस के लिए सेम होता है। इसके आते हैं फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या होता है, तो सेकंड पार्ट इसका हम देखते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या होगा, तो इसका भी हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज a लाइन L जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन L, m1 ले लिया हमने, ये हो जाएगा tan थीटा। अब इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं लाइन M इस परपेंडिकुलर लाइन M,
is perpendicular to line L. Now, अब ये अगर लाइन M सपोज इस तरीके से है, तो वो L के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब L और M परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो उन्हें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो लाइन M है वो x एक्स के साथ एंगल बनाती है, लेट से फाई। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन M, इसको हम M2 माने ले रहे हैं, ये एक जैसा लग रहा है। लाइन M, ठीक है ना, तो इसको हम M2 ले रहे हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 फाई। ना, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एंगल फाई है, ओके, एंगल जो फाई है वो थीटा से 90 डिग्री बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा का इंक्लिनेशन कहाँ तक है? थीटा का इंक्लिनेशन जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके देखें तो थीटा का जो इंक्लिनेशन है वो यहाँ तक है, ये लाइन एल का एंगल है थीटा, यहाँ तक है। और फाई का इंक्लिनेशन कहाँ तक है? फाई का इंक्लिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो फाई का इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा से 90 डिग्री ज्यादा है, इतना पोर्शन एक्स्ट्रा है। ओके, तो दैट मीन्स जो थीटा की जो फाई की वैल्यू है, ऑल्सो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू थीटा से 90 डिग्री ज्यादा है ना। तो इधर हम अगर टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन फाई इज इक्वल टू टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो टेन फाई इक्वल टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। और टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 प्लस थीटा इधर हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है नेगेटिव। तो और ये दूसरा 90 की वजह से चेंज भी होगा, तो माइनस कॉट थीटा आएगा। नो, अब टेन फाई इक्वल माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे माइनस कॉट थीटा को हम माइनस 1/tan थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब टेन फाई लाइन एम का स्लोप है, जिसको हम लिख सकते हैं M2, और -1/tan थीटा लाइन एल का स्लोप है, जिसकी वैल्यू है, जिसको हमने लिया है M1। अगर हम M1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी M1 M2 इक्वल -1। ओके, तो ये रिलेशन होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से अगर है तो। M2 इक्वल -1/M1 हो जाएगा, ऐसे ही M1 इक्वल -1/M2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस जिनका हमें स्लोप पता होगा, तो उनकी हेल्प से हम उनके बीच का जो एंगल बनेगा, इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का एंगल हम उनकी स्लोप की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये दोनों अगर लाइंस हैं, इसका स्लोप हमें M1 दिया है, इसका स्लोप M2 दिया है, और उनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, तो हम M1 M2 की हेल्प से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों लाइंस के स्लोप्स की हेल्प से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए।
तो हम मान लेते हैं लेट दो लाइन्स है हमारे पास एल और एम, तो उनका स्लोप हम ले लेते हैं m1 एंड m2. लेट m1 एंड m2 be slopes of two lines L and M. ओके, तो इसका फिगर हम बना लेते हैं. दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश 0, सॉरी y डैश x y. तो हम एक लाइन ले लेते हैं ये, दिस इज लाइन L, और जो कि x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा. और एक और लाइन लेते हैं M जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज लाइन M एट पॉइंट, एंड जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, लेट्स से बीटा. तो इन दोनों लाइंस L और M के बीच में एंगल बन रहा है थीटा. अब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो या तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो चारों एंगल्स उनके बीच में क्या बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे. लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच में दो तरीके के एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है. तो यहाँ पे एक्यूट एंगल हमने थीटा लिया है और एक्यूट एंगल ही मैटर करता है, हमें उसी की वैल्यू चाहिए होगी. लेकिन फिर भी हम जो दूसरा एंगल है वो भी पता लगाएंगे. तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उसको हमने फाई ले लिया. और क्योंकि थीटा और फाई दोनों सेम लाइन पे बन रहे हैं तो बाई लीनियर पेयर फाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा. तो अगर एक बार थीटा आ जाएगा तो फाई हम इसी के 180 माइनस थीटा लगा करके हम निकाल ही लेंगे. ठीक है. तो m1 and m2 be the slopes of lines L and M. Also L and M makes angles alpha and beta with x axis respectively. ओके, तो अगर m1 और m2 स्लोप्स हैं L और M के, और L और M अल्फा और बीटा एंगल्स बना रहे हैं x एक्सिस के साथ, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 L का स्लोप है और लाइन L एंगल बना रही है अल्फा, तो m1 हो जाएगा tan अल्फा, एंड m2 की वैल्यू हो जाएगी tan बीटा. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में आ सकती है. जैसे अब क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी बीटा माइनस अल्फा. कैसे, अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है एम, और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि एम लाइन एक्स एक्सिस के साथ बीटा बना रही है तो उसके पैरेलल लाइन के साथ भी बीटा ही बनेगी. और जो लाइन एल है वो अल्फा बना रही है तो वो इसके साथ बनाएगी अल्फा. ना अब ये पूरा एंगल जो है वो है बीटा. ओके, और ये एल जो बना रही है वो है अल्फा. तो थीटा क्या हो गया, थीटा इतना एंगल बचा एम और एल के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा. पूरे एंगल बीटा में से अगर हम अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमें एंगल मिलेगा थीटा. ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी. नाउ थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. तो अगर थीटा इक्वल बीटा माइनस अल्फा है तो हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. tan थीटा इक्वल्स टू tan बीटा माइनस अल्फा. ना हमारे पास फॉर्मूला होता है tan x माइनस वाई का, इक्वल्स टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y. तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा.
अब टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टेन अल्फा m1 है और टेन बीटा m2 है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ठीक है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब लाइन एल और एम के बीच में दो एंगल्स बन रहे हैं, थीटा और फाइव। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल की भी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। टेन थीटा तो आ गया, इस तरीके से हम एक्यूट एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर थीटा एक्यूट है तो। इसके अलावा अगर हमें टेन फाइव की वैल्यू चाहिए है, तो टेन फाइव हो जाएगा। इसको हम, फाइव क्या है, फाइव है 180 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, है ना। तो टेन फाइव आ जाएगा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 ना। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, जिसमें एक में हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल रही है और एक में हमें टेन फाइव की वैल्यू मिल रही है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, और क्योंकि कैसी भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, एम टू माइनस एम वन अपन वन प्लस एम वन एम टू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे ही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें एक्यूट एंगल चाहिए। तो एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए जो भी आएगी इसकी वैल्यू, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ साइन का चेंज आएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर साइन में चेंज आता है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से फॉर थीटा टू बी एक्यूट, मान लो एम टू माइनस एम वन अपन वन प्लस एम वन एम टू निकाला, पॉजिटिव आया, तो मतलब वो एक टेन थीटा की वैल्यू दे रहा है, मतलब एक्यूट एंगल की वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज की वैल्यू दे रहा है। तो अगर नेगेटिव आएगा तो उसको भी हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है ना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडुलस का। ओके, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम टू एम वन को हम एम वन एम टू लिख सकते हैं, एम वन एम टू। ओके, तो ये वैल्यू रहेगी tan थीटा इक्वल्स टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू इन मॉडुलस। और जो भी अंदर से वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो थीटा रहेगा एक्यू। ओके, तो इस तरीके से दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं using the slopes of the lines given. Okay, thank you.